मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविदा अधिनियम भाग 2 जो है उसके अंतर्गत जो एजेंसी की संविदा पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ रहे हैं, जिसको कि हम अभिकरण की संविदा भी कहते हैं। आज मैं उसके अंतर्गत आपको एजेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अभिकर्ता के प्रकार की, काइंड्स ऑफ एजेंट। एजेंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है विशिष्ट अभिकर्ता। ऐसा एजेंट जिसे विशेष कार्य को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों से सहव्यवहार करने के लिए ही अधिकृत किया गया है। देखिए, स्पेशल एजेंट कौन होता है? एक ऐसा एजेंट होता है जिसको कि किसी स्पेशल विशेष कार्य के लिए ही केवल नियुक्त किया जाता है या फिर किसी विशिष्ट व्यक्तियों से व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। वो होता है विशिष्ट अभिकर्ता। मतलब केवल एक विशेष कार्य या विशेष व्यक्तियों से सहव्यवहार के लिए इसकी नियुक्ति होती है। दूसरा है सामान्य अभिकर्ता, जनरल एजेंट। ऐसा एजेंट जिसे निश्चित सीमा या क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। सामान्य अभिकर्ता एक ऐसा अभिकर्ता होता है जिसको कि एक निश्चित सीमा या एक निश्चित क्षेत्र दे दिया जाता है कि आपको इसके अंतर्गत ही कार्य करना है। जैसे कि मान लें कि एक ऐसा एजेंसी है जिसने भोपाल में एक एजेंट को नियुक्त किया है और उसने उसकी एक सीमा निश्चित कर दी है कि वो केवल भोपाल की सीमा के अंतर्गत ही अपने कार्य को करेगा। सार्वभौमिक अभिकर्ता, इसका तात्पर्य ऐसे एजेंट से है जो अपने मालिक की ओर से कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए प्राधिकृत है जो अवैध या विधि विरुद्ध नहीं है। सार्वभौमिक, अब जैसे आप पॉइंट को पढ़ेंगे तो पॉइंट से ही आपको आधी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे पहले में विशिष्ट, मतलब कि कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए। सामान्य अभिकर्ता मतलब एक ऐसा एजेंट जिसको कि सामान्यतः नियुक्त किया गया है कि वो कोई भी कार्य कर सकता है, पर उसके लिए एक सीमा और एक क्षेत्र निश्चित कर दिया गया है। और सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल एजेंट, मतलब कि सारे कार्य जो कर सकता हो ऐसा एजेंट। तो ऐसा एजेंट सारे कार्य कर सकेगा, लेकिन वो कार्य कैसे होना चाहिए? विधि के अंतर्गत आना चाहिए, विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वैध कार्य होना चाहिए। अगर अवैध कार्य होंगे तो वो एजेंट नहीं होगा। अब चौथा है आड़तिया फैक्टर। ऐसा एजेंट जिसे बिक्री के लिए माल का कब्जा दे दिया जाता है। एक ऐसा एजेंट होता है ये जिसको कि माल, जिस भी माल को आपको बेचना होता है आप उसको सौंप देते हैं, कब्जा दे देते हैं। दलाल, ब्रोकर तो लगभग सभी को पता होगा। ऐसा वाणिज्यिक अभिकर्ता मतलब एक ऐसा व्यापारिक एजेंट जिसे मालिक द्वारा अपनी संपत्ति या माल बेचने के लिए नियोजित तो किया जाता है, परंतु उसे माल का कब्जा नहीं दिया जाता है। जो आड़तिया है, फैक्टर है, उसको माल का कब्जा सौंप दिया जाता है। जैसे एक मकान है, हमने उसको मकान दे दिया है कि भाई ये मकान है, इसको चाबी दे दी। चाबी दे दी मतलब उसको कब्जा दे दिया कि तुम्हें इसको बेचना है। और दलाल ऐसा व्यक्ति हुआ जिसको कि हमने ये कहा है कि आपको हमारा ये मकान बेचना है, परंतु हमने उसको मकान की चाबी नहीं दी, तो वह दलाल कहलाएगा। प्रत्यापक अभिकर्ता, डील क्रिएटर एजेंट, यह भी ऐसा व्यापारिक अभिकर्ता है जो मालिक को एक गारंटी भी देता है। अब ये एक ऐसा एजेंट है जो एजेंट का, अभिकर्ता का कार्य तो करता है, लेकिन कार्य करने के साथ ही वो मालिक को एक गारंटी भी दे रहा है
कि पर व्यक्ति संविदा भंग करे तो उसके लिए वह स्वयं दायी होगा। अगर तीसरे व्यक्ति मालिक की जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कराया है, अगर वो तीसरा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को भंग करता है तो जो क्षति होगी उसका जिम्मेदारी जो रहता है वो प्राध्यापक अभिकर्ता अपने ऊपर लेता है। मालिक इस गारंटी के बदले उसे कुछ अतिरिक्त कमीशन भी देता है। सातवां है नीलामकर्ता। ऐसा अभिकर्ता जिसे सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल का विक्रय करने के लिए नियोजित किया जाता है। ऐसा जो नीलामकर्ता होता है वह भी एक एजेंट होता है। इसके अतिरिक्त दो प्रकार के और एजेंट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक है उपाभिकर्ता यानी कि उप एजेंट। ये उप एजेंट और एक और एजेंट है स्थानापन्न एजेंट। इनके बारे में मैं आपको अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर अलग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो LLB के स्टूडेंट हैं उनका इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि एक शॉर्ट टिप्पणी में आ जाता है कि जो एजेंट है उसके अंदर उपाभिकर्ता और प्रतिस्थापित अभिकर्ता कौन होता है, अभिकर्ता कितने प्रकार के होते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको ये दो वाले जो एजेंट है इसके बारे में भी बता रही हूँ। उपाभिकर्ता यानी कि उप एजेंट, सब एजेंट। उपाभिकर्ता की परिभाषा धारा 191 में उपाभिकर्ता को निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है। जो सब एजेंट है उसको धारा 191 में परिभाषित किया गया है। उपाभिकर्ता वह व्यक्ति है जो एजेंसी के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। सब एजेंट वह एजेंट होता है जिसको कि जो मेन एजेंट होता है वो नियुक्त करता है और वो मेन एजेंट के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करता है। इस प्रकार उपाभिकर्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो एजेंसी के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया गया हो। अब एजेंसी का जो कार्य है उसमें कौन उसको नियुक्त कर रहा है? मूल अभिकर्ता, मतलब कि जो मुख्य एजेंट है वो एवं वो मूल अभिकर्ता के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। और वो किसके अधीन कार्य कर रहा है? जो मूल एजेंट है उसके अधीन, उसके अंतर्गत वो कार्य कर रहा है, तो वह सब एजेंट कहलाता है। अब है प्रतिस्थापित अभिकर्ता, स्थानापन्न एजेंट। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 194 के अनुसार जब किसी एजेंट को मालिक का कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चुनने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार हो। देखिए धारा 194 क्या कह रही है कि किसी एजेंट को अपने मालिक या एजेंसी का कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुनने का अधिकार प्राप्त हो और वो अधिकार अभिव्यक्त और विवक्षित, मतलब कि या तो डायरेक्ट मालिक ने उससे कह दिया हो, लिखित रूप से कह दिया हो, या मालिक के आचरण द्वारा कहा गया हो, तो वह इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने अन्य व्यक्ति चुना है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो है वो उप एजेंट नहीं कहलाएगा, बल्कि ऐसा एजेंट कहलाएगा जिसको कि मालिक द्वारा चुना गया है। क्यों? क्योंकि मालिक ने उसको चुनने का अधिकार दिया है कि आप अपने कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुन सकते हो। इस धारा में दिए गए उदाहरण से हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। दृष्टांत ए में एक वकील को नीलामकर्ता ने नियुक्ति द्वारा एक संपत्ति को बेचने का प्राधिकार दिया है। एक वकील को नीलामकर्ता ने नियुक्ति द्वारा एक संपत्ति बेचने के लिए अधिकार दिया है। इस उदाहरण में नीलामकर्ता एक उप एजेंट न होकर स्थानापन्न एजेंट है। क्यों है? क्योंकि उसको नियुक्त करने का अधिकार जो है वो मालिक द्वारा दिया गया है। बी वाला देखिए, जब किसी अभिकर्ता को वकील रखकर ऋण वसूल करने का प्राधिकार दिया जाए तो उसके द्वारा नियुक्त किया गया वकील उप एजेंट नहीं वरन स्थानापन्न एजेंट होता है। अगर मालिक ने अपने एजेंट से कहा कि आप एक वकील की नियुक्ति करो और उस वकील के माध्यम से जितने भी हमारा बकाया है उसको वसूल करो, तो ये जो एजेंट रखा गया है वकील, ये उप एजेंट ना होकर स्थानापन्न एजेंट कहलाएगा। कोई व्यक्ति एजेंट द्वारा नियुक्त किया गया है,
वह मालिक का प्रतिस्थापित स्थानापन्न एजेंट है या उप एजेंट, ये निश्चय मालिक और मूल एजेंट के संबंधों या नियुक्ति शर्तों पर निर्भर करता है। अब व्यक्ति ने एजेंट को नियुक्त किया है तो ये कैसे क्लियर होगा कि वो उप एजेंट है या स्थानापन्न एजेंट है, प्रतिस्थापित एजेंट है। तो इनके जो एजेंट बनाने के जो नियुक्ति की जो शर्तें होंगी वो निश्चित करेंगी कि ये उप एजेंट है या फिर प्रतिस्थापित एजेंट है। धारा 195 ये निर्देश देती है कि मूल अभिकर्ता को स्थानापन्न एजेंट नियुक्त करते समय अर्थात नामित करते समय उतना विवेक काम में लेना चाहिए जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपनी निजी मामलों में करता है। देखिए धारा 195 क्या कह रही है कि जो एजेंट है वो जब प्रतिस्थापित एजेंट की नियुक्ति करता है तो उस समय उसको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ऐसे विवेक का इस्तेमाल जो मामूली समझ वाला व्यक्ति रखता हो, और हम अपने किसी पर्सनल कार्य को करते समय उस विवेक का जब इस्तेमाल करते हैं वैसा ही इस्तेमाल उसको यहाँ करना है। और यदि उसने ऐसे विवेक का प्रयोग कर स्थानापन्न एजेंट को नामांकित किया है तो वैसे चुने गए स्थानापन्न एजेंट के कार्यों के लिए मालिक के प्रति स्वयं उत्तरदायी नहीं होगा। अगर उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और एक अच्छा एजेंट नियुक्त किया है और अगर एजेंट उसके बाद भी कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। कौन? मेन एजेंट। इस प्रकार इस धारा में स्थानापन्न एजेंट नामित करते समय मूल एजेंट को कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसको अपन एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। ए ने अपने एजेंट बी को एक जलियान पोत शिप खरीदने के लिए आदेश दिया। ए ने किसको आदेश दिया? बी को। बी ने इस कार्य को करने के लिए एक विख्यात मतलब कि फेमस, जो कि विमान की या पोत की या जलयान की अच्छे से जांच परख कर सकता हो, ऐसे विशेषज्ञ जो नामित व्यक्ति है जो कि मशहूर है ना, इसके लिए जाना जाता है, को नामित किया। विशेषज्ञ जलयान खरीदने में लापरवाही बरतता है। मतलब जो एजेंट है उसने तो अच्छे व्यक्ति को चुना था, लेकिन जो व्यक्ति था, जो विशेषज्ञ था, उसको जलयान खरीदने के लिए वो लेकर गया तो उसने लापरवाही बरती, उसने ठीक से जलयान को देखा नहीं। इसके परिणाम स्वरूप जलयान जो है वह समुद्र में चलने से अयोग्य प्रमाणित कर दिया गया तथा नष्ट हो जाता है। इस हानि के लिए मालिक ए के प्रति वह विशेषज्ञ उत्तरदायी है। अगर ये कोई नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? वो जो प्रतिस्थापित एजेंट मतलब कि जो विशेषज्ञ है वो करेगा। एजेंट बी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि उसने बहुत सावधानी बरती थी। एक नामी, विख्यात और फेमस व्यक्ति को, जो विशेषज्ञ था पोत के मामले में, जलयान के मामले में, उसने उसकी नियुक्ति करी थी उसको खरीदने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने, जो विशेषज्ञ है, उसने लापरवाही बरती जिसकी वजह से मालिक को नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई जो है वो विशेषज्ञ करेगा, प्रतिस्थापित जो एजेंट है वो करेगा। तो दोस्तों आज हमने एजेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं लाइक कमेंट से शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।